नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जियो अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी को इंतज़ार था कि आईबीपीएस अपनी वैकेंसीज़ कब निकालेगा, एसबीआई अपनी वैकेंसीज़ कब निकालेगा। हालांकि दोस्तों एसबीआई पीओ की वैकेंसी पहले आने वाली थी, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है, अभी तक वो नहीं आई है एसबीआई पीओ की वैकेंसी। लेकिन दोस्तों जो आईबीपीएस है उसने आरआरबी की भर्ती दोस्तों निकाल दी है। आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आरआरबी के अंदर दोस्तों यदि अपन देखें यहाँ पे, तो आरआरबी के नोटिफिकेशन की अपन आज यहाँ पर बात करेंगे। आपके लिए अच्छा मौका है पीओ और क्लर्क बनने का आरआरबी के अंतर्गत। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी सीआरपी आरआरबी 9। तो ये 9वां आईबीपीएस का आरआरबी का एग्जाम है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑफिसर्स स्केल 1 की वैकेंसी निकली है, ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी, ऑफिसर्स स्केल 3 की वैकेंसी और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जिसको आप क्लर्क के नाम से जानते हो, और ऑफिसर स्केल 1 है ये आपका पीओ हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जो आरआरबी का जो पीओ का पेपर, पीओ का एग्ज़ाम होता है और जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, वैकेंसी होती है, वो आउट हो चुकी है, वो निकल चुकी है। ये अपन नोटिफिकेशन पर ही अपन ये चर्चा कर रहे हैं। अपना ये सेशन आपको यही बताने के लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि जो नॉर्मल डिटेल्स होगी, अपन जो हाईलाइट पॉइंट है उन पे अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो ऑफिसर स्केल 1 होता है वो ग्रुप ए का अफसर होता है, और वो जो ग्रुप बी के अंदर आता है वो ऑफिस असिस्टेंट आता है, मल्टीपर्पज़ आता है, वो ग्रुप बी के अंदर आता है, जिसको आप क्लर्क के नाम से जानते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अपन चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बैंकों का नाम दिया गया है पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, जिसके अंदर दोस्तों आपको पता है ये आरआरबी की एग्ज़ाम है, क्षेत्रीय रूरल बैंकों का है ये, रूरल बैंक्स है ये। तो दोस्तों रूरल बैंक्स का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे ये बैंकों के नाम दिए गए हैं, उनके जो लोकल लैंग्वेज हैं उनका भी यहाँ पर लास्ट के अंदर आपको इधर देखा जाए तो ये लैंग्वेज का भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पे अपने कौन सी लैंग्वेज चलती है। जैसे यहाँ पे 32 नंबर पे है राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में स्थित है, और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज काम में आएगी वो हिंदी की लैंग्वेज काम आएगी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है आपको। तो इसके बाद में दोस्तों यदि अपन देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मली होता है कि आप भारत के नागरिक हो, तो ये तो हो है ही दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एज का दोस्तों अपन यहाँ पे बात करेंगे, जो एज होनी है आपकी वो 1 जुलाई 2020 को काउंट की जाएगी। जो एज यहाँ पर वेरिफिकेशन मांगा गया है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो कब काउंट की जाएगी दोस्तों, 1 जुलाई 1/7/2020 को दोस्तों जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी। और सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, यानी क्लर्क की बात करेंगे। तो क्लर्क के अंदर 18 साल मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 28 साल। और आरक्षण की भी अपन बात करेंगे कि एज में जो रिलैक्सेशन है वो कितना मिलेगा। आरक्षण आपको एज के अंदर जो आरक्षण मिलता है SC ST कैंडिडेट्स को, OBC कैंडिडेट्स को, PWD कैंडिडेट्स को, तो वो कितना है वो भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। जनरल कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट की यदि बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 18 से 28 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। वही ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, जिसको असिस्टेंट मैनेजर या अपनी भाषा में अपन बात करें तो जो पीओ होता है उसकी एज होगी दोस्तों यहाँ पर 18 से 30 साल की। ऑफिसर स्केल 2 की जो मैनेजर होता है उसकी एज यहाँ पे 21 से 32 साल की। और जो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर होता है उसकी एज है दोस्तों 21 से 40 साल की। तो ये यहाँ पर एज का डिटेल आपको दी गई है। अब अपन आरक्षण की बात करें तो जो एज में आरक्षण की बात करें तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का आरक्षण दिया गया है, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि मैक्सिमम 18 से 28। क्लर्क के लिए यदि अपन बात करें तो 18 से 28 ईयर की उम्र थी। तो यदि कोई SC का या ST का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी उसके लिए ये एज क्या हो जाएगी। मिनिमम तो दोस्तों सबके लिए 18 ही रहेगी, ये उसके अंदर छूट नहीं होती, मैक्सिमम के अंदर छूट होती है। तो 28 में 5 यदि अपन प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 33। तो जो SC ST कैंडिडेट है वो ऑफिस असिस्टेंट यानी जो क्लर्क का पेपर है उसको 33 साल की उम्र तक फिल कर सकता है, 33 साल तक वो एग्जाम दे सकता है। वैसे ही अदर बैकवर्ड क्लास OBC की बात करें तो उनको 3 साल का बेनिफिट है। और यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विथ बेंचर्स डिसेबिलिटी की बात करें तो उसको 10 साल का दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट दिया गया। एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर दिखाया गया, विडो, डिवोर्स, उनका भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो वो आप देख सकते हो, जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत हो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट करके। और दोस्तों इसके आगे यदि अपन बात करें
तो ये तो हो गया दोस्तों अपना एज के अंदर रिलैक्सेशन, यानी एज के अंदर आरक्षण। यदि 21 से 28 या 21 से 30 साल आपका कम पड़ रहा है, आप ज़्यादा के हो चुके हो, तो आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट इसके अंदर ले सकते हो। और यहाँ पे यदि बात करें तो डेफिनेशन दोस्तों दी गई है। आगे दोस्तों आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये दोस्तों सबसे ज़रूरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपके पास में एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21/7, जैसे कि इस फॉर्म की दोस्तों लास्ट डेट 21 जुलाई है। ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट में पूरी डिटेल के साथ। डेट पर अपन चर्चा करेंगे कि प्री एग्ज़ाम कब होगा, मेन एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, चालान जमा कराने की लास्ट डेट कब है, और जो रिजल्ट आएगा उसकी डेट कब है, कॉल लेटर आएगा उसकी डेट कब है, वो अपन लास्ट में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। पहले अपन नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कब तक आपके पास में होनी चाहिए, 21 जुलाई 2020 तक आपके पास में जो एजुकेशन फिलअप करो वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज कुछ बड़ी है। इसका एक शब्द में यदि मैं लिखूँ तो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क और ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की यदि बात करूँ तो आपके पास में दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आर्ट्स के हो तो बीए की डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स के हो तो बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, साइंस के हो तो बीएससी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। यानी नॉर्मली बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉर्मली बैंक के अंदर जा रहे हो तो आपको पता ही है, लेकिन ये डिजायरेबल है, इसके लिए अलग से कोई वो दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर दिया गया प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जिसमें आपने बैंक का फॉर्म फिल कर रहे हो, जो जिस स्टेट से कर रहे हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। सेम यही दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 का है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो प्रेफरेंस दोस्तों यदि देंगे ये किसी कैंडिडेट को, तो जो ये डिग्री है उनको ये प्रेफरेंस भी देंगे, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन हो तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। कंप्यूटर का नॉर्मली आपको नॉलेज होना चाहिए, और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। वही दोस्तों बात करें अपन ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर दोस्तों कैटेगरियाँ इन्होंने डिवाइड कर दी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, और आगे भी दोस्तों इसके अंदर कैटेगरी आएगी। आगे तो ऑफिसर स्केल 3 आ गया जो सीनियर मैनेजर है। ये दोस्तों ये अलग ही क्वालिफिकेशन, इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगते हैं कि 2 साल का आपको एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर स्केल 2 का फॉर्म फिल कर सकते हो। और यदि आपको अपने फील्ड के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वही ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की बात करें तो मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एज एन ऑफिसर। इसके आगे दोस्तों अपन देखते हैं अपना क्या आता है। इसके अंदर दोस्तों जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगी, इंटीमेशन जो चार्जेस अपने लगेंगे, एप्लीकेबल जीएसटी विल बी बॉन्ड बाय आईबीपीएस, जीएसटी भी इस पे लगेगा। तो जो दोनों में से सेम है, चाहे ऑफिसर स्केल 1 का भरो आप, चाहे ऑफिसर स्केल 2 का, 3 का, या ऑफिस असिस्टेंट का यदि आप, चाहे आप पीओ का भरो, चाहे क्लर्क का भरो। जो SC ST और PWD कैंडिडेट है, जो विकलांग कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, उनके लिए जो फीस रखी गई है दोस्तों यहाँ पे 175 175 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। बाकी के जो ऑल अदर कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी के कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल के कैंडिडेट हो, उनके लिए दोस्तों फीस है 850 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, ये तो फॉर्म की फ़ीस है, ये तो अपन को पे करनी होगी। तो दोस्तों नॉर्मली यदि देखा जाए तो जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनके लिए 175 रुपये फीस है, और बाकी के अदर के जो कैंडिडेट बच गए, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे वो जनरल के हो, उनके लिए 850 रुपये यहाँ पर फीस इन्होंने रखी है। वही बात करें दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों इसके अंदर पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है। इस स्लाइड के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के बारे में अपन को पता होना चाहिए। लास्ट में इस स्लाइड पर अपन पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे कि प्री एग्ज़ाम के अंदर क्या है, मेन एग्ज़ाम के अंदर क्या है। अब दोस्तों जैसे लैंग्वेज की बात हो गई, मीडियम की बात हो गई, तो जैसे कोई गुजरात का कैंडिडेट है, वो गुजरात से फॉर्म फिल करता है तो उसको हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों भाषाओं में आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चुन सकते हो। आप गुजराती में भी, मतलब कहने का मतलब वो आप गुजराती में भी वहाँ पर पेपर दे सकते हो, लेकिन इस क्षेत्रीय लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश है, तो आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज चुन सकते हो। पंजाब से यदि आपने फॉर्म फिल किया
है और आप पंजाब से देना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी भाषा में भी आप दोस्तों पेपर दे सकते हो। इस प्रकार से जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली भी है तो बंगाली में भी आप दे सकते हो। तो ये तो दोस्तों अलग बात हो गई, ये तो आपको नॉर्मली वैसे पता भी होता है कि किस हिसाब से आपको ये पेपर देना होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ स्कोर क्या होता है, कैसे ये दोस्तों जो एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है उसके बारे में, जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम का कि किस प्रकार से पेपर होना है, कितने पेपर होने हैं, कट ऑफ किस प्रकार से डिफाइंड करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कितने, इसके बारे में दोस्तों अपन पूरी डिटेल इसी वीडियो के लास्ट में अपन देखेंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर की दोस्तों अपन बात करें तो नॉर्मली जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा अपना वो आप सुन सकते हो, इसके अंदर आगे आएगा जो स्टेट वगैरह आएंगे उसके अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसीज बताई गई है कि कौन सी बैंक में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसी है वो है ही नहीं, लेकिन चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में 16 वैकेंसी एससी की है, 7 वैकेंसी एसटी की, 28 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 10 और 43 वैकेंसी दोस्तों जनरल की। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई गई है। आप देखना चाहो तो आप ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो आपको इसके लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है अपने इस वीडियो के नीचे उसके अंदर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ के रूप में मैं इसका लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसका जो आपको अलग से कुछ चीज़ देखनी हो तो आप इसके अंदर आसानी से देख सकते हो। तो जैसे महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ की यदि बात करें तो इसकी यहाँ पे 76 वैकेंसी है। राजस्थान की बात करें तो 90 वैकेंसीज़ है। इसी प्रकार ये ऑफिसर स्किल्स की वैकेंसी हो गई यहाँ पर। इसके बाद में आता है दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे आंध्र प्रदेश में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के ये सेंटर है, मेन एग्जाम के लिए ये सेंटर है। तो सारे स्टेट वाइज यहाँ पर सेंटर दोस्तों दिए गए हैं। यदि एक एक की चर्चा करूँगा तो वीडियो अपना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन एक एक की चर्चा नहीं करें। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्री एग्जाम के लिए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर सेंटर है। वही जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए सिर्फ 3 ही सेंटर है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। इसी प्रकार आप किसी भी स्टेट का दोस्तों देखना चाहो तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अब दोस्तों जो स्लाइड अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे डेट वगैरह जैसे मैंने कहा था लास्ट में अपन बात करेंगे। तो अब जो दोस्तों जो मेन टॉपिक है अपने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, लास्ट डेट की यदि बात करें तो दोस्तों 1 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। 21 जुलाई जो है वो इस एग्जामिनेशन की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो 21 जुलाई से पहले दोस्तों आपको फॉर्म फिल करना है। आगे बात करेंगे अपन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ये भी दोस्तों 21 जुलाई है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर 12 अगस्त को दोस्तों आप डाउनलोड इसके कॉल लेटर, जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दोस्तों इसके प्री एग्ज़ाम से पहले जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए आप जो कॉल लेटर है वो आप 12 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप अगस्त में कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का जो पेपर होगा, सबसे पहला जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा। और वो कब, उसकी डेट कब है दोस्तों? डेट हालांकि दी नहीं है, हालांकि IBPS हमेशा डेट देता है, लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन चल रही है देश के अंदर उसकी वजह से ये एक स्पेसिफिकेशन डेट इन्होंने नहीं डाली है। सिर्फ मंथ यहाँ पर इंडिकेट किया है सितंबर और अक्टूबर, यानी कि जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है उसके अंदर दोस्तों प्री एग्ज़ाम इनका होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर में प्री एग्ज़ाम होने वाला है। फिर अक्टूबर महीने में उसका रिज़ल्ट ये निकालेंगे और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर या नवंबर में होगा। यानी जो प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है और जो मेन एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है। और इसके बाद में दोस्तों यदि लास्ट में अपन बात करें इंटरव्यूज़ का दोस्तों अक्टूबर नवंबर में इनका इंटरव्यू यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा लास्ट में वो जनवरी 2021 की डेट दोस्तों यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों 3 डेट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो लास्ट डेट है वो इस फॉर्म को फिल करने की वो 21 जुलाई है और दूसरी जो प्री एग्जामिनेशन की डेट है सितंबर और अक्टूबर 2020 इसकी डेट है। तो सितंबर महीने को टारगेट करते हो दोस्तों आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। और दोस्तों जो मेन एग्जामिनेशन है उसकी डेट यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर रखी गई है, यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 30 दिन मिलेंगे, यानी 1 महीने के
अंदर दोस्तों जो IBPS है वो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट करा देता है। और दोस्तों इसके पहले अपन बात करें जो अपने बीच में छोड़ा था, अपने कहा था कि लास्ट में अपन चर्चा करेंगे, तो इसके बाद में आता है अपना जो प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का होगा, मतलब पैटर्न की अपन बात करें, एग्जामिनेशन पैटर्न की अपन बात करें तो वो पैटर्न के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्री एग्जामिनेशन की अपन बात करें, प्री एग्जाम की अपन बात करें, जो क्लर्क का पेपर है ऑफिस असिस्टेंट का, उसके अंदर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जिसके दोनों के 40-40 क्वेश्चन होंगे और जो 40-40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके, और 80 नंबर का पेपर होगा। टाइम दोस्तों आपको मिलेगा 45 मिनट, टाइम आपको मिलेगा दोस्तों 45 मिनट, यानी कि जो 45 मिनट है, 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस दोस्तों सोल्व करने हैं, चाहे वो प्री हो ऑफिस असिस्टेंट हो, चाहे वो ऑफिसर स्केल हो। ऑफिसर स्केल में भी दोस्तों 40-40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी है और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बस इतना ही फ़र्क है। इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन कम होगा, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो दोनों ये मैथ्स के ही टॉपिक है, यानी मैथ्स के ही पार्ट आप कह सकते हो, टॉपिक तो नहीं कह सकते। और दोस्तों यानी कि दोनों का पैटर्न सेम हुआ, आप दोनों फॉर्म फिल करो और दोनों की एक साथ तैयारी, आपको एक ही तैयारी के अंदर आप दोनों पेपर दे सकते हो, दोनों की तैयारी आपकी चल सकती है। जो ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर होगा तो वो थोड़ा सा दोस्तों ईजी लेवल का होगा, और जो PO का पेपर होगा वो इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा लेकिन ऑफिस असिस्टेंट से तुलना करें तो हार्ड होगा। तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपके पास में रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके पास में मैथ होंगे, टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, और जो 80 क्वेश्चन है वो कितने टाइम में आपको सोल्व करने होंगे, 45 मिनट में, 45 मिनट का आपको वहाँ पर समय दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आपको ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों पोर्शन में आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय securing minimum cutoff marks. Adequate number of candidates in each category depending upon requirement will be shortlisted for online main examination। यानी जो दोनों पोर्शन है उसमें आपको अलग अलग जो कट ऑफ ये फाइंड करेंगे IBPS, उसमें अलग अलग आपको क्वालिफाई होना है। अब बात करें दोस्तों मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम का भी दोस्तों यहाँ पर दोनों का सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे वो 50 नंबर के होंगे, और मैथ में भी दोस्तों जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 50 नंबर के होंगे, चाहे PO की बात करो चाहे आप क्लर्क की बात करो। और जो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और जो अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आती है जिसमें से आपको एक चूज़ करनी होती है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज होती है जिसमें से एक आपको चूज़ करनी होती है। उस जो आप चूज़ करोगे वही आपको सोल्व करना है, वही आपका चेक किया जाएगा। तो आपने जैसे इंग्लिश चूज़ की तो 40% होंगे 40 नंबर के, या हिंदी करते हो तो सेम वही है 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो इसमें से दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इस एग्ज़ाम में कि आपको इंग्लिश और हिंदी में से दोस्तों एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज के अंदर, और उसके अंदर आपको उसकी सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हिंदी आपको अच्छी लगती है तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर यदि देखा जाए तो टोटल जो नंबर होंगे, जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर आपका होने वाला है और 200 ही आपके पास में क्वेश्चन होंगे। लेकिन वेटेज के हिसाब से बात करें तो रीजनिंग और जो मैथ का है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन तो सभी के हैं लेकिन इनके नंबर दोस्तों 50 है, यानी कि जो मैथ और रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन होने वाला है 1.25 मार्क्स का वो होने वाला है, इसलिए ये दोनों टॉपिक यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 200 क्वेश्चन होंगे, टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे, 2 घंटे का आपको टाइम होगा, 2 घंटे का आपके पास में टाइम होगा, यानी 120 मिनट आपके पास में टाइम होगा। और दोस्तों कितने क्वेश्चन सोल्व करने होंगे आपको, 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करने होंगे। और दोस्तों प्री एग्ज़ाम की तरह इन एग्ज़ाम्स में भी आपको सब में जो सेक्शन वाइज दोस्तों कट ऑफ इनकी निकाली जाएगी, उसमें सब में आपको अलग अलग से पास होना होता है। कट ऑफ स्कोर की दोस्तों यदि अपन बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ ऑफिस असिस्टेंट की, तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। यानी जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ, चाहे PO की बात करो चाहे क्लर्क की बात करो, जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ
क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके मार्क्स जो है वो आगे काउंट नहीं होंगे। सिर्फ जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी दोस्तों, जब फाइनल कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ आपके मेन के एग्ज़ाम्स पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेन में आपको ज़्यादा अच्छी तैयारी करना है, लेकिन मेन में दोस्तों आप तभी बैठ पाओगे जब आपका प्री पेपर क्लियर होगा। प्री का एग्ज़ाम में आप पास होगे, क्लियर होगा, तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसा दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। यही मैंने बताया कि जो ऑफिस असिस्टेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसके अंदर सिर्फ मेन एग्ज़ाम के नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। वही बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। जिसको इंटरव्यू क्लर्क में जो दोस्तों इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीओ जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें इंटरव्यू होगा, तो उसके अंदर दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी या इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उसके लिए मेन एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया जाएगा। प्री का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन प्री पास करोगे तभी आप मेन दे सकोगे। तो दोस्तों ये था इस एग्ज़ाम के बारे में जो IBPS ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, IBPS RRB ने जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी किया है पीओ और क्लर्क का। हालांकि इसकी जो भाषा है वो अलग होती है, क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, पीओ को ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। तो दोस्तों इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आप अभी से फॉर्म इसका फिल कर सकते हो, अभी ऑनलाइन इसका फॉर्म जारी है। और लास्ट डेट दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, 21 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 21 जुलाई 2020 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट कितनी है? 21 जुलाई लास्ट डेट है। और इसका दोस्तों नोटिफिकेशन आपको यदि चाहिए, नोटिफिकेशन यदि आप इसका देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के लास्ट में आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के नीचे उसके अंदर जाइए, वहाँ पर PDF का इसके नोटिफिकेशन का लिंक वहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इस एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, हालांकि यहाँ पर सिलेबस नोटिफिकेशन के अंदर इसका दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों टाइप करके किसी भी प्रकार के आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए वो आप इसके बारे में जानकारी पूछ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि 21 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो आप 21 जुलाई से पहले इसका फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट की पूरी टीम आपके लिए कामना करती है कि आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।